चलिए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर ये थर्ड लेक्चर हो गया मेरा। ये थर्ड लेक्चर होगा मेरा सीरीज़ का। अभी आप देखिए, अभी तक मैंने आपको बता दिया हूँ टिश्यू के बारे में। हम लोग चर्चा कर रहे थे कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं, टाइप्स ऑफ टिश्यू, और टाइप्स ऑफ टिश्यू में ही हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे। कनेक्टिव टिश्यू में पिछले 5 टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें ब्लड है, सारी चीज़ें के बारे में पढ़ लिया। और आज का जो टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत ही, उसमें क्या है, बोन है। इस लेक्चर में हम लोग बोन पढ़ेंगे, कार्टिलेज क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और लिम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ने के बाद हमें कनेक्टिव टिश्यू पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी कि कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या थे। ऑलरेडी मैंने 5 पढ़ चुका हूँ। एक्चुअली जो सेकंड वीडियोस था वो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो काफ़ी फ्रेंड्स ने बोला कि थोड़ा इतना लंबी क्लास ना हो, थोड़ा छोटे छोटे आप बनाएं। ठीक है, तो इस बात को मैं थोड़ा ध्यान रखूँगा कि इस बार 3 चीज़ें इसमें समझनी है, बोन, कार्टिलेज और लिम्स। ठीक है, हम बोन्स के बारे में देखते हैं और कार्टिलेज के बारे में देखते हैं। ये दोनों को मिक्स करके ही पढ़ते हैं। कार्टिलेज और बोन्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए हम इसको समझते हैं। अभी आप देखिए, ये जो वीडियो का ये बायोलॉजी का जो सीरीज़ है ना, ये एक्चुअली लाइफ साइंस से रिलेटेड है। लाइफ साइंस मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसमें वो चीज़ों को ही, वो एस्पेक्ट्स को ही कवर कर रहा हूँ जो यूपीएससी के पीटी में, बीपीएससी पीटी में, दरोगा पीटी में या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पीटी में पूछे गए हैं। इसमें आपको दिखेगा कि ये थोड़ा डीप में गया है, लेकिन ये लाइफ साइंस से रिलेटेड है। जैसे बायो 2 तरीके से पढ़ाए जाते हैं, एक होते हैं मेडिकल साइंस और एक हो गया लाइफ साइंस। तो कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में आप देखेंगे तो लाइफ साइंस का ही मामला रहता है। मतलब लाइफ साइंस का मतलब ये हुआ कि बायोलॉजी का आप उस एस्पेक्ट्स को पढ़ाएं जो आपकी लाइफ के साथ इम्पैक्ट करता है और कहीं ना कहीं लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। तो सिलेबस में लाइफ साइंस को हम लोग देखेंगे। बायोटेक है, बायोटेक को अभी नहीं देखेंगे, वो मेंस का मामला है, जैसे बीपीएससी में देखते हैं। और बायोटेक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बायोटेक का जहाँ भी कॉन्सेप्ट रहेगा उसको मैं स्किप करूँगा, बायोटेक लास्ट में देखेंगे। क्योंकि ये जो लेक्चर है इसमें दरोगा का, बीपीएससी का, यूपीएससी का सब लोग देखेंगे। तो मेनली मेरा कोशिश रहता है कि मैं बायो के कॉन्सेप्ट पे फोकस करूं और कॉन्सेप्ट को समझते हुए फिर इसके जो फैक्ट को भी देखता हूं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बोन्स, अस्थियां, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसके कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ ही इससे कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। दूसरी चीज़ें हैं, मैं तीसरी चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर ये सीरीज़, अगर बायोलॉजी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा, और ज्योग्राफी का लेवल काफ़ी शानदार लेवल से पढ़ाऊँगा। ये जो चीज़ें लिया गया है ना, जितने भी आप डायग्राम देखेंगे वो खुद से पेन से बना हुआ है। मैं यहाँ पे 3D डायग्राम का भी यूज कर सकता था, आसान था मेरे लिए कट पेस्ट कर करके गूगल से करना, लेकिन मैं पेन से बनाया हूँ डायग्राम, और कोशिश करता हूँ कि खुद भी डायग्राम ड्रॉ करूँ। क्योंकि जैसे ही एक्चुअली जो 3D डायग्राम होते हैं या जो गूगल से जो डायग्राम होते हैं वो बहुत आसानी से आपके माइंड में तो आ जाते हैं, सब चीज़ें क्लियरली दिखता है उसमें, लेकिन जितनी आसानी से वो माइंड में आता है उतनी ही आसानी से निकल जाता है वो। अगर आप पेन से डायग्राम बनाते हैं, खुद से कॉपी पे बनाते हैं, तो वो चीज़ें आपके पास स्टे करती है, रहती है। तो एक तो पर्पस ये है कि मैं जितना भी डायग्राम लूँगा, अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, जैसे चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में ना आ रही हो, तभी मैं लूँगा। अदरवाइज़ मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं सारा नोट्स का पेन से बना हुआ डायग्राम का इस्तेमाल करूं, और आप भी ये नोट्स तो आपको प्रोवाइड हो ही रही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दूसरी चीज़ है कि इस डायग्राम को आप खुद भी ड्रॉ करें कि हाँ कैसे कैसे, जिससे आपको याद रहेगा। बाकी नोट्स तो सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो PDF फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगी, लेकिन इसको डायग्राम एटलीस्ट ड्रॉ करने की कोशिश करें बायो में। ठीक है, तो ये बोन के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। आज बोन के बारे में पढ़ेंगे। जब टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक DNA, RNA, जीन्स और जो हमारा सेल है उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली वो फर्स्ट लेक्चर भी होता है। इसे मैं वीडियो नहीं कहूँगा, इसे मैं लेक्चर कहता हूँ। और यकीन मानिए जो बच्चे, जो लोग, जो दोस्त इसको पेशेंस के साथ अगर देख लेंगे ना, उनको बायो के स्तर पे कोई दिक्कत नहीं होगी, बायो के स्तर पे कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी तक वो याद करते रहते होंगे।
तो मैं देख रहा हूँ पिछले मैं 2 दिन से ही वीडियो डाल रहा हूँ, काफ़ी मैं दोस्त को भेजा भी था कि दोस्त तुम लोगों को बताओ या फिर शेयर करो थोड़ा, तो वो शेयर तो कर रहे हैं, लेकिन वीडियो में बोला गया, उसमें बोला, काफ़ी लोगों ने रिप्लाई मुझे दिया कि आपका वीडियोस काफ़ी लंबा है और 1 घंटा से ऊपर हो जाती है, तो मैं पूरा नहीं देख पाता हूँ। इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये वीडियोस हाफ आवर का रहे, लेकिन इससे कम तो नहीं होगा वीडियो, क्योंकि ये एक्चुअली पूरा कंप्लीट क्लास नोट्स है और क्लास की तरह है। ऐसा नहीं कि एक छोटा सा कट पेस्ट कर करके आपको समझा दिया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल से जुड़िए और वीडियोस को पूरे देखिए, क्लास नोट्स की तरह देखिए। आप चाहे जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे होंगे, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीसीएस या फिर दरोगा, जो भी जिसमें जीएस पूछा जाता है, बायोलॉजी का स्तर और बायो का स्तर अभी काफ़ी बढ़ते जा रहा है। तो आप इसको ध्यान से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि लोगों तक फैलाएं और लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। चलिए, थैंक यू। अब देखते हैं बोन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, काफ़ी लंबा लिया। बोन के बारे में पढ़ते हैं। बोन एक्चुअली इसके सबसे पहले देखते हैं कि बोन एक ठोस संयोजी ऊतक है। ये क्या है? ठोस संयोजी ऊतक है। अब बोन में जो प्रोटीन होते हैं ना, बोन में जो प्रोटीन होते हैं, किस प्रोटीन से बोन बने हैं, वो उस प्रोटीन का क्या नाम है? ओसिन। ओसिन नाम का प्रोटीन से क्या बना है? आपका बोन्स बना है। और तो एक क्वेश्चन फ्रेमिंग किया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि बोन में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? तो ओसिन नाम के प्रोटीन बोन में पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि इस बोन के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ बोन को क्या कहते हैं? तो इसे ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर सेल जो कि सेल के द्वारा बनता है, तो क्या कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट। तो ओसिन नामक प्रोटीन से बनता है। ओसिन से ही ऑस्टियोलॉजी और ऑस्टियोब्लास्ट। तो ध्यान में रखना है, प्रोटीन अगर पूछ देगा ओसिन, स्टडी ऑस्टियोलॉजी, क्योंकि यही प्रोटीन से बना हुआ है, और सेल जिसके कारण बोन्स बनता है उसे क्या कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। अब देखिए, लवण क्या क्या पाए जाते हैं इसमें? कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है और फास्फोरस कम होती है कैल्शियम के कंपैरिजन में। अब देखते हैं कि बोन का निर्माण क्या होता है, बोन्स का निर्माण क्या होता है। बोन के निर्माण के बारे में देखें कि बोन के निर्माण को क्या कहलाते हैं? कहते हैं ओसिफिकेशन कहलाते हैं। बोन के निर्माण को ओसिफिकेशन कहलाते हैं। आप समझिए, एक्चुअली अभी कुछ दिनों से ओसिफिकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है कि ओसिफिकेशन है क्या। ओसिफिकेशंस पे काफ़ी आर्टिकल्स आए हैं, काफ़ी आर्टिकल आए हैं ओसिफिकेशन पे। तो अगर आप करंट से अपडेट रहते होंगे तो कभी कभी ओसिफिकेशन पे भी काफ़ी आर्टिकल्स आ रहे हैं। इसीलिए मैं लाइफ साइंस को पढ़ाता हूँ और जितना भी स्टेट पीसीएस हैं या कहीं भी आपको बायो का क्वेश्चन आता है उसमें लाइफ साइंस लिखा रहता है। मतलब वैसे एस्पेक्ट्स को बताइए जिससे लाइफ का क्या इम्पैक्ट है। हम लोग मेडिकल साइंस की तरफ नहीं पढ़ेंगे जो नर्सिंग में पढ़ाए जाते हैं या फिर मेडिकल्स के बच्चे पढ़ते हैं। हम लोग हमारे सोसाइटी पे क्या उस बायो का इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस स्टडी का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ओसिफिकेशन के बारे में देखते हैं कि ओसिफिकेशंस है क्या, इसको समझ लेते हैं कि ओसिफिकेशन इतना समझ में आ ही गया कि ये प्रोसेस है, बोन बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओसिफिकेशन। ये इसलिए इम्पोर्टेंट आ गया है कि अभी आप कुछ दिन से देखे होंगे कि जो भारत में एक बहुत ख़राब स्थिति चल रही है, वो क्या हो रही है इंडिया के अंदर कि भारत में कुछ किशोरों द्वारा किया गया क्राइम काफ़ी बढ़ गया है। और किशोरों द्वारा क्या हो गया है? क्राइम करने की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ गया है। अब किशोर जब क्राइम करते हैं तो क्या होता है? वो जुवेनाइल क्राइम उसके अंदर बोलते हैं, और जुवेनाइल क्राइम के अंतर्गत क्या होता है कि 3 साल उनकी मैक्सिमम सज़ा होती है और 3 साल के बाद वो छूट जाते हैं। 3 साल के बाद छूट जाते हैं, मतलब किशोर उन्हें कहते हैं जिनकी उम्र क्या है? 18 साल से कम की है। जब जिनकी उम्र 18 साल से कम की है, वो किशोर हैं। और 18 साल के कम उम्र के व्यक्ति क्या होता है? क्राइम करे खूब आराम से और 3 साल जेल में रहे, वहाँ पढ़ाई लिखाई भी करे और छूट भी जाए। लेकिन इसकी निर्धारण कैसे होगा भाई? यहाँ पे इंडिया में क्या है कि बहुत लोग तो बर्थ सर्टिफिकेट झूठ बना के रखे हुए हैं। जो एग्ज़ाम देते हैं 10th का, जिनका डेट ऑफ बर्थ उनसे 2-3 साल तो कम रहता ही है, और उस हिसाब से अगर वो
24 साल के भी हैं, 25 साल के हैं और सर्टिफिकेट डेट 17 साल हो रहा है, तो वो क्राइम करके छूट जाएंगे आसानी से। तो इस चीज़ में यही ओसिफिकेशन बहुत काम के आता है। ओसिफिकेशन से क्या होता है कि एक्चुअली रियल डेट ऑफ बर्थ पता चल जाता है। होता क्या है कि आप देख लीजिए, होता क्या है कि जब बेबी जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर क्या होता है ना, आप ये समझ लीजिए कि 20 से 21 साल तक के बच्चों में क्या होता है, ओसिफिकेशन की क्रिया होती रहती है और एक रेट से, अलग अलग रेट से चलती रहती है। जब जन्म होते हैं तो उनके क्या होते हैं, हड्डियाँ, बोन्स क्या होते हैं, काफ़ी मुलायम होती हैं, काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। जब हड्डियाँ काफ़ी सॉफ्ट होती हैं और वो क्या करती है, जब बच्चा जन्म लेता है उसमें कैल्शियम की मात्रा कम रहती है, फास्फोरस की मात्रा कम रहती है, जिसके कारण क्या रहते हैं, कार्टिलेज रहता है और हड्डियाँ काफ़ी सॉफ्ट रहता है। जब सॉफ्ट रहती हैं, जब जन्म लेने के बाद वो दूध पीता है, दूध में काफ़ी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और जब कैल्शियम मिलते हैं उन बच्चों में तो क्या होता है कि हड्डियाँ में कठोरता आने लगती है, वो मजबूत होने लगती है और वो कठोर होने लगती है, लचीलापन कम जाता है। अब होता क्या है कि 20 से 21 साल तक के बच्चों 20 से 21 साल के बच्चों में क्या होता है कि यही प्रोसेस चलते रहता है एक रेट के हिसाब से, और इस ओसिफिकेशन प्रोसेस से हम लोग पता कर लेते हैं कि इसकी उम्र अभी कितनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था ओसिफिकेशन। चलिए, एक सामान्य जानकारी थी, मैंने बता दिया। अब देखिए होता क्या है कि बोन कैविटी, ये देख लीजिए, ये बोन का एक डायग्राम है। बोन के डायग्राम में देख लीजिए, बोन के अंदर की जो कैविटी है, खाली जगह को क्या बोलते हैं, बोन कैविटी बोलते हैं। और इसके अंदर में एक बहुत ही स्पेसिफिक टिश्यू भरा हुआ रहता है और इस टिश्यू को क्या कहते हैं, इस टिश्यू को ही हम लोग बोन मैरो कहते हैं। बोन कैविटी के अंदर जो रेड रेड दिख रहा है वो क्या है, स्पेसिफिक टिश्यू है और इस टिश्यू को क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं, अस्थि मज्जा। और इसी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। और इससे एक चीज़ और फॉर्मेशन होता है, स्टेम सेल। स्टेम सेल भी किससे फॉर्मेशन होता है, अस्थि मज्जा से, बोन मैरो से होता है। स्टेम सेल से क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा है, बीपीएससी या फिर इस तरीके के एग्जाम में नहीं पूछा है, तो सिर्फ ध्यान में रखें कि स्टेम सेल का भी फॉर्मेशन कहाँ होता है, अस्थि मज्जा से होता है। चलिए आगे देखते हैं, ये बायोटेक का टॉपिक है, बायोटेक जब पढ़ाएंगे तो और स्टेम सेल को डिटेल में पढ़ाएंगे। अब देखिए होता क्या है कि स्तनधारी और एक पंछी होती है। पक्षियों में आप देखे होंगे कि पक्षियां हवा में उड़ती हैं। एक्चुअली क्या होती है, इनके हड्डियों के बीच क्या होते हैं ना, इनके बोन्स में क्या होती हैं कि एक छिद्र होती हैं, बहुत सारा छिद्र होती हैं और इसे वायु रंध्र कहते हैं, जिसके वजह से इनकी डेंसिटी काफ़ी कम रहती है और इसके वजह से क्या होती है, उड़ पाती हैं। जब पक्षियाँ उड़ पाती है तो पक्षियों को बोन को क्या कहते हैं, न्यूमेटिक बोन्स। तो अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि न्यूमेटिक्स बोन किस में पाए जाते हैं, स्तनधारियों में पाए जाते हैं या पक्षियों में पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं, पक्षियों में पाए जाते हैं। और वैसे पक्षियाँ जो फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, उन्हीं में न्यूमेटिक्स बोन पाए जाते हैं। अब पक्षियों में ये बोन्स पाए जाते हैं तो स्तनधारियों में क्या पाए जाते हैं, तो स्तनधारियों में पाए जाते हैं हैवर्सियन नलिका, हैवर्सियन कैनाल या हैवर्सियन नलिका पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि ये आपका बॉन है और बॉन्स में छिद्र रहते हैं और इस छिद्र से ही क्या रहते हैं, तंत्रिकाओं का प्रवेश होता है। इस छिद्र को क्या कहते हैं, हैवर्सियन कैनाल कहते हैं। अब देखिए होता क्या है कि इसी से हम लोग डिसाइड करते हैं, अगर किसी भी जीवाश्म का एक बॉन मिला तो हम कैसे पता कर लेंगे कि यह स्तनधारियों का है या फिर पक्षियों का है। साइंटिस्ट पता कर लेते हैं। इसका एक ही कारण है कि अगर जिनके बॉन में ये चीज़ें पाई जाती हैं, हार्बसियन कैनाल पाए जाते हैं, हार्बसियन नलिका पाए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, स्तनधारियों होते हैं और जिसमें नहीं पाए जाते हैं वो पक्षियों में होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंकाल तंत्र के बारे में देख लेते हैं कि कंकाल तंत्र क्या है। ये एक्चुअली क्या है, बोन्स के बारे में हमें मोटा मोटी जानकारी हो गई। अब देखिए कि फैक्चुअल क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है बीपीएससी में और जितने भी स्टेट पीसीएस में है कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। ठीक, तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फॉर्मेशन होता है उनके बारे में देख लेते हैं। कंकाल तंत्र के बारे में देखते हैं। कंकाल तंत्र को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक बोन्स और एक कार्टिलेज, उपास्थियाँ, जैसे हम लोग कार्टिलेज के बारे में भी नहीं देखे हैं क्या है। अब देखिए अस्थियों को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक अक्षीय कंकाल और एक उपांगीय कंकाल तंत्र। एक है अक्षीय कंकाल, कितना है, 80 प्रकार के होते हैं और उपांगीय 126।
अब देखते हैं अक्षीय कंकाल में कौन कौन से होते हैं, मानव खोपड़ी, मेरुदंड, और फिर क्या होता है स्ट्रम्स और पसलियाँ। इसमें उपांगीय में क्या होते हैं, पाद और फिर मेखला, लिम्स होते हैं और मेखला होते हैं। अब देखिए इन सब के बारे में हड्डियाँ का इतना डिटेल्स नहीं याद करना है कि खोपड़ियों में कितना हड्डियाँ हैं, 29 है, पसलियों में कितना है, 24 है। सिर्फ इसको ध्यान में रखना है कि पसलियों में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 24 होती हैं, क्योंकि ये पूछा गया है कई बार। नहीं तो अगर पूरे बॉडी में 206 हड्डियाँ हैं और 206 हड्डियाँ कहाँ कहाँ हैं वो ध्यान में याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं वो चीज़ें वो इन्फॉर्मेशन तो लिखा दिया हूँ, लेकिन मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जो कहीं ना कहीं पूछा गया है और ट्रेंड है लाइफ साइंस का। ऐसा नहीं कि टू टू 206 हड्डियाँ हैं सबके बारे में पूछेगा, इस हड्डियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है, ऐसा नहीं है, ठीक है, बट समझना है। अब पाद लिम्स में क्या होते हैं, 120 हड्डियाँ मैंने बताया, एक अग्रपाद और एक पार्श्वपाद होते हैं। अग्रपाद में क्या होते हैं, ह्यूमस, रेडियस, एक हड्डियाँ पाए जाते हैं, अल्ना एक, हस्त में 27, फीमर एक, टिबिया एक, फ्यूला एक, घुटना एक, एड़ी में 7 पाए जाते हैं, तलवा में 5 पाए जाते हैं और उंगलियां में 14 पाए जाते हैं। एक फैक्चुअल चीज़ है, मतलब टोटल इसमें 30 हो जाते हैं और इसमें भी टोटल 30 हो जाते हैं, टोटल 60 दोनों हाथ पैर में, और इसीलिए 120 हो जाते हैं। अब देख लीजिए मेखला में कितना पाया जाते हैं, 4, एक अंश मेखला और श्रेणी मेखला, और इसमें भी 2 पाए जाते हैं श्रेणी मेखला में। तो ये फैक्चुअल टाइप है, लेकिन अब इतनी सारे फैक्ट्स नहीं पूछे जाते हैं कि एड़िया में कितने हड्डियाँ पाई जाती हैं, क्या क्या, मतलब देखिए जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं बता देता हूँ। अभी जैसे देखा आपने कि अस्थियों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऑस्टियोलॉजी। नवजात शिशु में अस्थियों की हड्डियाँ कितनी होती हैं, 306 होते हैं। बच्चों में अस्थियाँ कितनी होती है, 270 हो जाते हैं। वयस्कों में कितनी हो जाती है, 206 हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिए नवजात शिशु में अस्थियाँ 306 क्यों होती हैं, क्योंकि अगर हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं और बच्चे में हड्डियां काफ़ी छोटी रहती हैं। छोटी के साथ साथ क्या रहती है कि वो हड्डियां नहीं, कार्टिलेज रहती है। वो हड्डियां जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है और माँ का दूध जब पीता है उसके बाद वो हड्डियों में फॉर्मेशन आने लगता है, वो काफ़ी कठोर बनता है, ठोस बनता है। इसको आगे देखते हैं। तो अस्थियां बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, जो आप भी सबसे पहले आपने देखा था। अब देख लीजिए ऑसिफिकेशंस पूरी उम्र निर्माण तक ये करते रहता है, जिसे ऑसिफिकेशन कहलाता है। जैसे मैंने बताया कि ऑसिफिकेशन टेस्ट भी होते हैं, ऑसिफिकेशन टेस्ट होती है क्योंकि पूरे उम्र में ये फॉर्मेशन होते रहती है, जिसके वजह से हम टेस्ट से पता कर सकते हैं कि कोई भी इंसान का कितना एग्जैक्ट उम्र है। अब देख लेते हैं कैलस अस्थियों के टूटने पर, जैसे 2 हड्डियां हैं आपकी, ए हड्डियां हैं और इधर से ए हड्डियां हैं, एक ही हड्डियां हैं और ए हड्डियां क्या हो गई, ब्रेक हो गई। जब ब्रेक हो गई तो हड्डियां तो टूट तो जाती है, लेकिन जुट तो जाती है, और जुटने के बाद क्या होता है कि उनके ऊपर एक लेयर जैसा बन जाता है, ठीक है ना। उस लेयर जो बनता है ना, इसी को क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट आपको पता है कि हड्डियों का ऑस्टियोप्लास्ट में क्या होते हैं, हड्डियों का सेल क्रिया को क्या कहते हैं, ऑस्टियोप्लास्ट कहते हैं। गाउट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि अस्थियों के जोड़ में जो यूरिक अम्ल का जो फॉर्मेशन होता है ना, इकट्ठा होता है, उसी को गाउट कहते हैं। ये फैक्चुअल चीज़ें हैं। अब देख लीजिए ऑस्टियोपोसिस, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। जब मोनोपोज होता है, जब महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल जब समाप्त होता है, उसके बाद उनकी अवस्था में क्या होता है कि हड्डियों में छिद्र हो जाती है, और इस छिद्र की जो टेस्टिंग होता है ना, इसे डेक्सा अस्केन मेथड बोलते हैं। इस टेस्टिंग को क्या बोलते हैं, डेक्सा अस्केन मेथड बोलते हैं। एक्चुअली इसमें बोन के जो मिनरल्स है उनके डेंसिटी का पता होता है, ठीक है। तो बस याद रखना है कि डेक्सा अस्केन मेथड्स क्या होता है, और मोनोपेज की अवस्था में जब हड्डियां में छेद हो जाती है उसे क्या कहते हैं, तो ऑस्टियोपोरेसिस कहते हैं, ठीक है। अस्थियों के बीच मज्जा गुहा, बोन मैरो, जैसे स्टार्टिंग में देखा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, ठीक है। अब अस्थियां से एक कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अस्थियां में कितने % पानी होते हैं, तो अस्थियां में कितने 50% पानी होते हैं और 50% ठोस होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है अब देखिए हैबेरियन तंत्र और वाकमैन कैनाल कहाँ पाए जाते हैं, तो वे कहाँ पे पाए जाते हैं, ये भी बोन में पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हैबेरियन तंत्र और वाकमैन कैनाल कहाँ पाए जाते हैं, तो बोन में पाए जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसको देख लीजिए कि गठिया, जिससे
ऑस्टियो ऑर्थराइटिस जिसे गठिया भी कहते हैं वो क्या होता है। सपोज ये दो बोन है आपकी, ये बोन है, ये भी बोन है, एक बोन है और दूसरी बोन है। अब होता क्या है ना कि जैसे आप देख लीजिए, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हो गई, फीमर, जो जांग की हड्डी हो गई। नीचे एक और हड्डी को आप जोड़िए, इस तरीके से हड्डियों को जोड़िए, इस तरीके से हड्डियों को जोड़िए। और जब जांग की हड्डियां को जोड़ते हैं तो टिबिया, टिबिया नीचे वाली घुटने वाली हड्डियां जो जांग को जोड़ रही है, आप समझ लीजिए कि एक हड्डियां हैं और एक दूसरी हड्डियां ये हैं। इन दोनों हड्डियों जब जुट रहा है, इन दोनों जब हड्डियां का ज्वाइंट हो रहा है तो क्या होगा, ये दोनों तो ठोस है ना, तो अगर दोनों हड्डियां डायरेक्ट अगर जुटी रहेगी तो क्या होगा, यहाँ पे हड्डियों के बीच में आवाज़ आने लगेगा। इसीलिए इसकी इन दोनों हड्डियों के ऊपर में एक लेयर रहती है, इस लेयर एक लेयर रहती है। इस लेयर को ही हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। वो मुलायम जैसा ही रहती है लेकिन कठोर रहती है, ठोस रहती है, मुलायम रहती है। इन हड्डियों के ऊपर भी एक लेयर रहेगा और इन दोनों हड्डियों के ऊपर जहाँ पे ज्वाइंट हो रही है, इस लेयर को हम लोग क्या कहेंगे, इस लेयर को क्या कहेंगे, उपास्थि कहेंगे, जैसे इस डायग्राम में उपास्थि कहेंगे। अब देखिए, इन दोनों हड्डियों को जब ज्वाइंट करता है, जब ज्वाइंट होती है तो ज्वाइंट होने के साथ साथ क्या होता है कि इनके बीच थोड़ा सा गैप रहती है। इस गैप को ही क्या कहते हैं, साइनोबियल झिल्ली कहते हैं। साइनोबियल झिल्ली, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइनोबियल झिल्ली। इन दोनों हड्डियों के बीच में जो गैप रहती है और एक झिल्ली की संरचना में रहती है, उसे क्या कहते हैं, साइनोबियल झिल्ली रहती है। साइनोबियल झिल्ली में क्या रहती है कि साइनोबियल फ्लूइड पाई जाती है, साइनोबियल फ्लूइड पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, साइनोबियल फ्लूइड पाई जाती है। और साइनोबियल फ्लूइड पाई जाती है, अगर आपसे पूछे कि साइनोबियल फ्लूइड कहाँ पे पाई जाती है, तो दो हड्डियों के बीच में जो ज्वाइंट साइनोबियल झिल्ली होती है वहीं पे साइनोबियल पॉइंट पाई जाती है। अब क्या होता है कि अगर इन दोनों हड्डियों में ज़्यादा मूवमेंट होगा तो हो सकता है कि कार्टिलेज, उपास्थियाँ क्या हो जाएगी, हल्का सा घिस जाएगी। और घिसने के बाद क्या हो जाता है कि जब एक उपास्थियाँ जब घिस जाती है तो घिसने के बाद यहाँ पे सूजन आ सकता है, इस झिल्ली में सूजन आ जाते हैं। इसी को हम गठिया कह सकते हैं और या फिर ऑर्थोटिस ऑर्थराइटिस कहते हैं, यहाँ पे दर्द होने लगता है। तो यही प्रोसेस है। चलिए आगे देखते हैं अब कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस। सबसे मजबूत हड्डियाँ क्या होती है, जबड़े की हड्डियाँ, जिससे मिडिवल बोलते हैं। और सबसे लंबी हड्डियाँ अस्थि जो होती है वो जांग की हड्डी जिसे फीमर कहते हैं। सबसे छोटी हड्डी है वो अस्टेपिस, कान की हड्डी होती है। कान में एक्चुअली 3 हड्डियाँ होती हैं लेकिन आपको एक ही याद रखनी है, अस्टेपिस। अब देखिए, अब आगे देखते हैं तो वैसे ही गले का हड्डी कौन सा है, कंधे के हड्डी को कंधे की अस्थि को क्या कहते हैं, केपुला कहते हैं। गर्दन की हड्डी को कॉलर बोन कहते हैं और सीने की हड्डी को क्या कहते हैं, अस्ट्रोनम कहते हैं। पसलियाँ, रिब्स, ये कितनी होती है, 12 जोड़ी। इसको ध्यान में रखना है, रिब्स कितनी होती है, 12 जोड़ी। ठीक है, पसलियों के बारे में ध्यान में रखेंगे। चलिए, दूसरी सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो दूसरी सबसे लंबी हड्डी कौन सी होगी, टिबिया। फीमर हमारे शरीर का सबसे बड़ी हड्डी, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होगी, टिबिया हो जाएगी, टिबिया उसका नाम है। अब देखिए, हड्डियां में क्या क्या पाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रोटीन किस प्रोटीन से बना हुआ है, तो ओसिन प्रोटीन से बना है। साथ में कौन सी प्रोटीन से बना है, कोलेजन और इलास्टिन। एक्चुअली आपको ओसिन के बारे में ही याद रखना है, ये बहुत कम मात्रा में होती है, सबसे अधिक मात्रा में यही होती है, तो प्रोटीन इसी से बनते हैं। अब देखिए, और फिर क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम फास्फोट, जो क्या इसे प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है, कठोरता प्रदान करता है। ये सब मिलकर के अस्थियों का मैट्रिक्स का निर्माण करता है। ठीक है, घुटने के अस्थियां को क्या कहते हैं, पटेला कहते हैं। इस तरीके के फैक्ट्स थे। अब हड्डियाँ के बारे में तो हम लोग बोन्स के बारे में पढ़ लिए, बोन्स के बारे में इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब देखते हैं कार्टिलेज के बारे में। अब जो 8 नंबर का कनेक्टिव टिश्यू है, 8 नंबर का जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि 8 नंबर का कनेक्टिव टिश्यू क्या है। तो 8 नंबर में कनेक्टिव टिश्यू क्या है, उपास्थि। उपास्थि को क्या कहते हैं, सॉफ्ट बोन भी कहते हैं। ये हड्डी जैसा ही होता है लेकिन एक क्या रहती है, सॉफ्ट रहती है। जैसे मैंने अभी बताया कि जब भ्रूण में रहता है, माँ के पेट में रहता है, तो क्या रहता है उसके अंदर कार्टिलेज रहते हैं, उपास्थियाँ रहते हैं, वो सॉफ्ट बोन
सॉफ्ट बोन रहता है। इसी कारण एक्चुअली जब बच्चा को मूवमेंट करने में या इतना कम जगह में रहने में वो उसके लिए उपलब्धता करवाती है। अगर कठोर रहे, बाउंस रहे अगर बच्चे के शरीर में, भ्रूण में, तो बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। और जब बच्चा डिलीवर होता है उस टाइम भी कार्टिलेज ही रहता है, उपास्थियाँ रहता है, जिसके वजह से माँ और बच्चे दोनों को कंफर्ट रहता है, नहीं तो बॉर्न होने पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। अब देख लेते हैं कार्टिलेज के बारे में क्या क्या कहते हैं। ये कौन सा, अगर इसमें कार्टिलेज में कुछ याद करना है तो ये याद कर लीजिए, इसका प्रोटीन किससे बना हो, एक कार्टिलेज किस प्रोटीन से बना हुआ रहता है। तो ए कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बना रहता है। कौन से प्रोटीन से बना हुआ है कार्टिलेज, एक कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बना हुआ है। और जब कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बना हुआ है तो इसके स्टडी को क्या कहेंगे, कॉन्ड्रियोलॉजी, ध्यान में रखेंगे कॉन्ड्रियोलॉजी। और इसके सेल को क्या कहते हैं, इसके सेल को कहते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स, कैंड्रियोसाइट्स। इसके सेल्स जो बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट्स। अब एक चीज़ यहाँ पे देखें, इसमें लवण में एक, उसमें बॉन्ड में क्या मैंने लिखा था, कैल्शियम और फास्फोरस। तो क्या कैल्शियम और फास्फोरस होगा, कैल्शियम और फास्फोरस होगा इसके लवण में, कैल्शियम और फास्फोरस नहीं होंगे। अगर कैल्शियम और फास्फोरस अगर कार्टिलेज में होंगे तो क्या होंगे, ये तो कठोर कर देगा, तो फिर ये तो बॉन्ड बन जाएगा ना। इसीलिए कैल्शियम और फास्फोरस इसमें नहीं होंगे। तो ध्यान में रखिएगा, कार्टिलेज के बारे में अगर पूछते कि इनमें से क्या नहीं है, तो कैल्शियम और फास्फोरस नहीं होंगे। अब देखते हैं कि और उपास्थि के बारे में देखते हैं क्या है कि नवजात शिशु में उपास्थियों की मात्रा अधिक होती है। जैसे मैंने बताया कि उपास्थियों की संख्या अधिक होगी नवजात शिशु में, और जैसे जैसे वयस्क आदमी होते जाता है तो क्या होता है, उसमें उपास्थियों की संख्या कम जाती है। अब देखिए नवजात शिशु में निम्नलिखित, देखिए ये थोड़ा सा गलत यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आप वयस्कों में लिख लें, वयस्कों में निम्नलिखित स्थानों पर पाए जाने वाले उपास्थि, ठीक है। इसके बारे में वयस्कों के बारे में, नवजात शिशु में क्या होती है कि ये तो अस्थियाँ काफ़ी कम होती हैं, और वयस्कों में कहाँ कहाँ पे उपास्थियाँ पाए जाते हैं, कार्टिलेज पाए जाते हैं, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। जैसे वयस्कों में वाह कर्ण, कान की जो हड्डियां हैं वो क्या है, आपकी कार्टिलेज से बनी हुई है। दूसरी चीज़ है अग्र नासिका, नाक की जो हड्डियां हैं वो किससे बनी हुई है, कार्टिलेज से बनी हुई है। श्वसन नलिका, ट्रैकिया, वो किससे बनी हुई है, वो भी कार्टिलेज से बनी हुई है। रीढ़ की अस्थियों के बीच वो भी क्या है, कार्टिलेज की बनी हुई है। और लंबी अस्थियों के सिरे पर, जैसे आपने देखा टिबिया और फीमर, ये दोनों हड्डियों को रगड़ने से न बचाए, यहाँ पे भी क्या बनी हुई रहती है, यहाँ पे भी क्या लगे हुए थे, कार्टिलेज लगे रहती है कार्टाइस। तो अब देखिए उपास्थियों के बारे में इतना जान लिए, अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए श्वसन नली, श्वसन नली, जैसे मैं सांस लेता हूँ, एक ट्रैकिया इसे कहते हैं, ये भी एक कैसे काम करता है। देखिए श्वसन नली का क्या है आप समझे, जैसे श्वसन नली तो मेरा मांसपेशिया का बना हुआ है, नली तो पेशिया का बना हुआ है, तो श्वसन नली पेशिया का बना हुआ है। सांस जब लेते हैं तो सांस सपोज जब लिए या छोड़े या सांस जब रोक लिए तब तो ये चिपक जाना चाहिए, या फिर कोई हल्का सा भी अगर दबा दिया तो क्या हो जाएगा, ये श्वसन नली तो चिपक जाना चाहिए था। तो क्या है कि इसमें इसके नलियां में क्या रहती है, ऐसे से रिंग लगा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से श्वसन नली में क्या हुआ है, रिंग लगा हुआ है। और यही रिंग जो है ना, इस श्वसन नली को क्या होता है, चिपकने नहीं देता है दोनों तरफ से। और ये जो रिंग किसके बनी हुई रहती है, ये रिंग बनी हुई है मेरा कार्टिलेज का बना हुआ है, उपास्थियाँ का बना हुआ है, ठीक है। जैसे आप एक समझे कि एक प्लास्टिक का पाइप है जिससे आप सांस ले रहे हैं, तो जब प्लास्टिक के पाइप से अगर सांस ले रहे हैं और सांस निकाल रहे हैं, बाहर निकालेंगे तो क्या, जब सांस बाहर निकालेंगे तो चिपक जाएगा। तो इस प्लास्टिक के पाइप के बीच में अगर हम एक चूड़ी जैसा लगा दें तो बाहर से तो प्लास्टिक का पाइप रहेगा लेकिन ये चिपकेगा नहीं। तो ये जो रिंग लगा हुआ है ना, यही उपास्थियों का बना हो रहता है। तो हम ये समझ गए कि वयस्कों में निम्नलिखित स्थानों पर क्या पाया जाता है, उपास्थियों पाया जाता है। ये वाह कर्ण में, अग्र नासिका में, श्वसन नली में, रीढ़ की हड्डियों के बीच में और लंबी अस्थियों के सिरे पे। एक क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रेम किया गया है, अब आप समझ जाएंगे। अब देखिए रीढ़ की अस्थियों के बीच में कैसे, जैसे ये सपोज आपके रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के बारे में आप देखते हैं तो क्या होता है, आप आसानी से झुक सकते हैं, उसको लचीलापन बना सकते हैं। अगर रीढ़ की हड्डी एक ही हड्डी की बनी रहे तो क्या वो झुक पाएगी, क्या नहीं झुक पाएगी। तो रीढ़ की हड्डी में वो ब्रेक है, और ब्रेक के कैसे कैसे है, लेकिन ऐसा भी ब्रेक नहीं है तो टूटा हुआ दिखेगा। तो रीढ़ की हड्डी में क्या है ना, ये हड्डी है आपकी, ये हड्डी है,
ये हड्डी है, ये हड्डी है, इन दोनों के बीच में ये रेड रेड डॉट आपको दिख रहा होगा, ये रेड रेड डिस्क लगी हुई है, और इस डिस्क को ही क्या कहते हैं हम लोग, कार्टिलेज डिस्क कहते हैं, कार्टिलेज डिस्क कहते हैं, उपास्थियाँ कहते हैं। ठीक है, चलिए बोन और कार्टिलेज समाप्त हो गया और शानदार तरीके से समाप्त हुआ है। अब आप देख लें फिश के बारे में थोड़ा सा देख लें जनरल अवेयरनेस के लिए। एक बोनी फिश होता है, बोनी फिश होता है, और एक कार्टिलेजियस फिश होता है। बोनी फिश के बारे में देख लीजिए, बोनी फिश कौन कौन से होते हैं, रेहू, कतला, और एक कार्टिलेजियस फिश में क्या होता है, शार्क होते हैं। अब देख लीजिए, अब ऐसा नहीं है कि आप फिश को डिवीजन के बारे में पढ़ने लेंगे, ये सामान्य जानकारी के बारे में है, बस इससे कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा नहीं है, लेकिन पूछ सकता है क्या कि जो दुनिया की सबसे बड़ी जंतु है मछलियों, वो कौन सी है जानवर, मछली कौन सी है, शार्क। और शार्क के बारे में आप देखो, जब बोनी फिश है तो क्या होगा, इसमें बोन तो होगा, क्या कार्टिलेज होंगे, होंगे, क्योंकि ह्यूमन में जब बोन थे तो क्या थे, कार्टिलेज थे, अस्थियां थी तो उपास्थियां भी, तो बोनी फिश में क्या हो गया, बोन हड्डी भी होंगे और उपास्थि होंगे। कार्टिलेजियस फिश में क्या होंगे, बोन होंगे कि नहीं होंगे, और कार्टिलेज होंगे कि नहीं होंगे, तो इसमें बोन नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ उपास्थियां ही होंगे, क्योंकि कार्टिलेजियस फिश है। अब देख लीजिए, होता क्या है कि आप समझ लीजिए कि दुनिया की सबसे बड़ी जंतु शार्क मछली, उसमें हड्डी नहीं होती है। तो कभी क्वेश्चन अगर पूछ दे कि शार्क में हड्डियां पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, तो नहीं, अगर ऑप्शन रहे तो क्या आपको देख टिक आउट करना है, कार्टिलेज पाई जाती है, उसमें कार्टिलेज पाई जाती है, उपास्थियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, और इसमें क्या क्या हो गए आपके, अस्थि, उपास्थियाँ, कितने टाइप की अस्थियाँ होती हैं, कौन सी बड़ी हड्डियाँ हैं, छोटी हड्डियाँ कैसे कैसे हैं, बोन ओसिफिकेशंस के बारे में आपने जान गया कि बोन ओसिफिकेशंस क्या है, बोन ओसिफिकेशन से कैसे टेस्टिंग करते हैं हम लोग की किसी भी ह्यूमन बॉडी का, किसी भी मानव का एज कितना है, क्योंकि हीनियस क्राइम को ये रोकता है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, जो आपका टिश्यू छूटा हुआ है, जैसे लिम्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ लेंगे, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ लेंगे, और पेशीय कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ लेंगे। तो चलिए, धन्यवाद, ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। क्योंकि कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा, ये बोन के बारे में पढ़ करके। तो ठीक है, धन्यवाद, और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।